ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिस्कस किया था और बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हैं उनकी टाइप्स आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखी हैं, जो कि कुछ लास्ट लेक्चर में कवर की थी। सिर्फ दो अमाइनो एसिड्स ऐसे थे, ग्लूटामिन और एस्पाराजिन, जिनको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। मैंने कहा था कि ये मैं आप लोगों को एस्पार्टेट और ग्लूटामेट से रिलेट करके बताऊंगी। सो प्रीवियस लेक्चर के जो पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखते हुए आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है कि कौन से अमाइनो एसिड की क्या यूनिक प्रॉपर्टी है, यानी डिपेंडिंग अपॉन देयर साइड चेन्स कौन सा अमाइनो एसिड किस किस्म की नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस बना सकता है। जैसे ऐसे सारे अमाइनो एसिड जिनको हम नॉन पोलर क्लास में रखते हैं बिकॉज इनके पास जो है वो पोलर ग्रुप्स नहीं है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं। इट मींस कि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बना सकते हैं, वॉन्डर्स वॉल इंटरेक्शंस बना सकते हैं जब आपकी प्रोटीन की स्टेबलाइजेशन की बात होगी। ऐसे सारे अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, जिसमें आपने एक तरफ टायरोसिन डिस्कस किया था, सीरीन पढ़ा था और थ्रियोनिन को डिस्कस किया था। ये तीन ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो कोई खास किस्म की मॉडिफिकेशन जिसके लिए हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिक्वायर्ड है उसमें ये इन्वॉल्व होंगे। जैसे प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन, इसको मैं एंजाइम्स में डिस्कस करूंगी कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन हमेशा उन अमाइनो एसिड्स के ऊपर होती है जिनके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई प्रोटीन है और उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनने हैं तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हमेशा जो है उन अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनते हैं जिनमें सल्फर अवेलेबल होता है। ठीक है, क्योंकि हम बॉन्ड कह ही रहे हैं ना डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के, ये सल्फर की वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं। और हमने दो अमाइनो एसिड्स को डिस्कस किया जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट था, एक मिथियोनिन था और दूसरा कौन सा था, सिस्टीन। तो आज हम ये देखेंगे कि मिथियोनिन और सिस्टीन में से कौन सा अमाइनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाने में यूज होता है। क्योंकि मिथियोनिन का जो सल्फर एटम है वो फ्री नहीं होता। लाइक अगर आप लोग स्लाइड से इस चीज को दोबारा से फोकस करें तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि मिथियोनिन के केस में आपका सल्फर एटम ऑलरेडी पैक्ड है बिटवीन टू अल्काइल ग्रुप्स, बिटवीन टू आर ग्रुप्स। जबकि आपका जो सिस्टीन है, सिस्टीन के केस में आपका जो सल्फर एटम है ये थायोल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी ये एसिड ग्रुप अवेलेबल है, फ्री है। सो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाने में यूज हो सकता है। सिमिलरली आपके पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता होनी चाहिए ताकि आप प्रोटीन की जब फोल्डिंग की बात करेंगे तो हर एक अमाइनो एसिड की जो यूनिक प्रॉपर्टी है उसको माइंड में रखते हुए आप ये चीज प्रिडिक्ट करें कि ये अमाइनो एसिड जो है वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ या मीडियम में किस किस्म की इंटरेक्शंस को डेवलप कर सकता है। सो 18 अमाइनो एसिड्स को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारे पास ग्लूटामिन और एस्पाराजिन जो दो अमाइनो एसिड्स रह गए थे, इनकी क्या प्रॉपर्टी है इसको देख लेते हैं। इनको ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के साथ कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो भी माइंड में होना चाहिए। ये दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं। इन्हें एसिडिक अमाइनो एसिड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो अगर आप लोग इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जस्ट लाइक द अदर अमाइनो एसिड, जैसे हम लोग पहले भी देख रहे हैं कि आपके पास 3 ग्रुप हैं वो सेम होंगे इन दोनों अमाइनो एसिड्स के अंदर। और डिफरेंस किस वजह से आएगा? सिर्फ आर चेन की वजह। एक अमाइनो एसिड में आपके पास कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप है जबकि दूसरे अमाइनो एसिड में आपके पास कार्बोक्सी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो दिस इज एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, जबकि ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट का। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड की मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं दो हमारे पास अमाइनो एसिड जिनको हम कहते हैं ग्लूटामिन और एस्पाराजिन, यानी इनके पेरेंट स्ट्रक्चर यही है लेकिन इनके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ खास मॉडिफिकेशन होगी जिसके बाद एस्पार्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस्पाराजिन में, और ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड में। सो इस मॉडिफिकेशन को हम देख लेते हैं। लाइक मैं एस्पार्टिक एसिड के बिल्कुल नीचे ही एस्पाराजिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी ताकि आप लोग इनको कंपेयर कर सकें।
इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। So, ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ना, और मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। इन द केस ऑफ एस्पाराजीन आपका ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है विद द अमाइनो ग्रुप, यानी आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं पर्टिकुलर बॉन्ड इज एक्चुअली अमाइड बॉन्ड। यानी जब भी आपका जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? अमाइड बॉन्ड। एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड को भी हम अमाइड बॉन्ड ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान है जिनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा अमाइनो ग्रुप। सो हमेशा आपके पास जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड की नेचर क्या होगी? अमाइड। सो दो ऐसे अमाइनो एसिड्स आपके पास हैं, 20 में से 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे भी हैं जिनकी साइड चेन में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, अमाइनो ग्रुप भी है, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो अमाइड बॉन्ड के थ्रू क्या हैं? लिंक हैं। बात समझ में आ रही है? इससे पहले आप लोगों ने जब पोलर अमाइनो एसिड्स की बात की थी तो आपने कहा था एसिडिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। बेसिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में एक एडिशनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि अमाइड आपके पास वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में दोनों ग्रुप्स हैं लेकिन ये आपस में क्या है? लिंक है, कोवलेंटली लिंक है। सो एस्पार्टिक एसिड से जो आपके पास अमाइड बनेगा इसको आप कहेंगे एस्पाराजीन, जबकि दूसरी तरफ ग्लूटामिक एसिड से बनने वाला जो अमाइड है इसका नेम क्या होगा? ग्लूटामिक। ठीक है। सो इन 20 अमाइनो एसिड्स की जो नेचर है और इनके अंदर क्या यूनिक प्रॉपर्टी है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछी जा सकती है कि कौन से अमाइनो एसिड्स जो है वो अमाइड हैं, कौन से अमाइनो एसिड्स एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं, कौन से अमाइनो एसिड बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, किन अमाइनो एसिड्स में सल्फर प्रेजेंट है, कौन से अमाइनो एसिड्स की साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है। सो आई होप कि इन 20 अमाइनो एसिड्स की साइड चेन्स को डिस्कस करने के बाद आप लोगों को इनके अंदर प्रेजेंट यूनिक ग्रुप्स का आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग स्लाइड से इन अमाइनो एसिड्स के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट्स हमको क्लियर करते हैं और उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड द टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसको डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने टाइट्रेशन ऑफ वाटर पे जो है वो काफी टाइम लगाया था। सो अब इन स्लाइड में से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको रिवाइज ही करेंगे। पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने कुछ यूनिक पैरामीटर्स की बेस पे अमाइनो एसिड्स की जो है वो सब क्लासिफिकेशन की है। आउट ऑफ द 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में सल्फर प्रेजेंट है? तो वी ऑलरेडी नो कि 2 अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में सल्फर है, एक मिथियोनिन और दूसरा सिस्टीन। अब सिस्टीन के साथ कभी कभी आप लोगों को सिस्टाइन का वर्ड भी सुनने को मिलता है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो प्रोटीन की जब मॉडिफिकेशन की बात करेंगे या उसकी 3 डायमेंशनल फोल्डिंग की बात करेंगे तो वहां पे आप लोग जो बुक है उसमें 2 तरह की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, सिस्टीन प्लस सिस्टाइन। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में सल्फर है। उनमें से एक अमाइनो एसिड कौन सा है? मिथियोनिन, और दूसरा अमाइनो एसिड सिस्टीन। सो दोनों के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। इन द केस ऑफ मिथियोनिन आपका जो R ग्रुप है, जो साइड चेन है, इसमें सल्फर एटम पैक्ड है बिटवीन 2 R ग्रुप्स, और इसको हमने कहा था दिस इज थायो ईथर ग्रुप, बिकॉज इस केस में आपके पास जो ईथर लिंकेज है वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं है बल्कि किसकी वजह से? सल्फर की वजह से। जबकि नॉर्मली हम कहते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उनमें ईथर ग्रुप इस तरह से होता है, ROR। सो ये आपके पास हो गया मिथियोनिन। मिथियोनिन की दूसरी तरफ मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगी हूं सिस्टीन का। सिस्टीन की अगर आप साइड चेन को ऑब्जर्व करें तो इसकी साइड चेन में आपके पास थायोल ग्रुप है विच इज लिंक्ड विद द मिथाइल ग्रुप। दिस इज थायोल ग्रुप। सो यहाँ पे आपका जो सल्फर एटम है ये एंड ऑफ चेन पे प्रेजेंट है। इस पे आगे फर्दर कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो सकता है
या ये किसी किस्म के केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, बिकॉज ये पैक नहीं है, ये फ्री अवेलेबल है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपका जो सल्फर एटम है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। सो एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनने हैं, उन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स में चूंकि हमें पता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स यूज हो सकते हैं, we have 2 sulfur containing amino acids, उसमें से एक अमाइनो एसिड तो यूज नहीं हो सकता बिकॉज उसका सल्फर एटम फ्री नहीं है। सो वी हैव ओनली वन अमाइनो एसिड जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा, और वो कौन सा अमाइनो एसिड है? सिस्टीन। अब हम ये देख लेते हैं कि सिस्टीन एक्चुअली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाता किस तरह से। सपोज आपके पास कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन की जो लीनियर सीक्वेंस है उसमें आपके पास मल्टीपल अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड है। दिस इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, और सपोज इसमें आपके पास इस पोजीशन के ऊपर एक सिस्टीन अवेलेबल है और एक सिस्टीन आपके पास इस पोजीशन के ऊपर अवेलेबल है, यानी 4th पोजीशन के ऊपर और आपके पास 9th पोजीशन के ऊपर जो है वो एक सिस्टीन अवेलेबल है। इट मींस कि इनकी साइड चेन्स कैसी होंगी? सिर्फ मैं साइड चेन की बात कर रही हूं, यहां पे भी आपके पास साइड चेन में थायोल ग्रुप अवेलेबल हो। अब हमें ये चीज भी पता है कि जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं वो लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि उनको अपनी फंक्शनल फॉर्म में आने के लिए पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं और बाद में वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स किसमें कन्वर्ट होते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर में। यानी प्रोटीन की जो एक लीनियर चेन होती है वो 3 डायमेंशनल फोल्डिंग के बाद अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर आती है। इट मींस कि आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर द फोल्डिंग ऑफ दिस प्रोटीन ये अपनी इस कन्फर्मेशन में चली जाए, जा सकती है ना। अब इस कन्फर्मेशन में इसको लॉक करने के लिए या इस कन्फर्मेशन में इसे जोड़ के रखने के लिए मल्टीपल नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पे आपके पास किसी 2 ग्रुप्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है और यहाँ पे आपके वो दोनों अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन में सिस्टीन, 2 अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में थायोल ग्रुप प्रेजेंट था, वो एक दूसरे के करीब आ गए। प्रीवियसली दे वर फार अपार्ट, उनके दरमियान काफी डिस्टेंस था, लेकिन ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन ये दोनों अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में थायोल ग्रुप्स थे ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। इट मींस कि इनके दरमियान ये जो ग्रुप्स हैं ये रिएक्ट कर सकते हैं। अब रिएक्शन होगा किस तरह से? Suppose you have one amino acid with this thiol group and there is a second cysteine जो कि इसे अप्रोच कर रहा है और इसकी साइड चेन में भी कौन सा ग्रुप है? ये भी ग्रुप है थायोल ग्रुप, 3 थायोल ग्रुप। अब होगा क्या कि ये दोनों जो थायोल ग्रुप्स हैं दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर इन दोनों सल्फर एटम्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो पहले बॉन्ड का पोटेंशियल भी तो आना चाहिए ना। इट मींस कि पहले अपना किसी एक वीक बॉन्ड को ये ब्रेक करेंगे और उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सो ये दोनों जो थायोल ग्रुप्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन होगी, व्हिच मींस कि आपके पास यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, 1 हाइड्रोजन, और सेकंड हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। सो आपके पास एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिमूव होगी और ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में लिंक्ड हो जाएंगे विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, अब मैं इस पूरे ग्रुप को जो है वो एक सर्कल से रिप्लेस कर रही हूं और यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे आपका ये जो ग्रुप है इसमें प्रेजेंट सल्फर, इट विल मेक अ बॉन्ड विद दिस सल्फर। और इस केस में चूंकि आपके जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं, सपोज ये आपकी प्रोटीन फोल्ड हो रही है इस केस में, ठीक है। सो आपके जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं ये दोनों 2 सल्फर एटम्स के थ्रू जो है वो लिंक हुए हैं। सो इस किस्म के इंटरेक्शन को आप क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिज। कि 2 सल्फर एटम्स ने मिलकर उन प्रोटीन्स को क्या किया? स्टेबल किया, या अमाइनो एसिड्स को क्या किया? एक तरह की इंटरेक्शन प्रोवाइड किया। सो ये जो आपके पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना सिस्टीन की, इसको आप कहते हैं सिस्टाइन। यानी आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के बाद जो सिस्टीन अवेलेबल होगी, क्योंकि ये अब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस इज सिस्टाइन। जबकि रिड्यूस फॉर्म में जो सिस्टीन अवेलेबल होगी जिसके पास थायोल ग्रुप अवेलेबल होगा, इसको आप क्या कहोगे? दिस इज सिस्टीन, ठीक है। सो सिस्टाइन इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म
और सिस्टीन इज रिड्यूस्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग इसी रिएक्शन को इन डिटेल देखोगे और यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि दो अमाइनो एसिड सिस्टीन जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उसी तरह से यहाँ से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिमूव होगी और आपके जो दो सिस्टीन हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सिस्टाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। वी ऑल नो कि एक जो हाइड्रोजन का एटम है, वन हाइड्रोजन एटम इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन प्रोटॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन। So, यहाँ पे आप स्लाइड में ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान चूंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिमूव होती है, दो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, तो आप ओवरऑल इस इक्वेशन में लिखेंगे कि इस ऑक्सीडेशन में आपके पास 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। So, यहाँ तो आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लिख सकते हो या फिर आप इस तरह से भी बता सकते हो कि इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपके पास 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होंगे और आपका जो रिड्यूस्ड फॉर्म में अमाइनो एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप उस प्रोटीन को किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रख देते हैं जहां पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट पड़ा हो जो इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को वापस रिड्यूस कर सकता है, इट मींस कि वो प्रोटीन के इन बॉन्ड्स को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। सो ये चीजें भी माइंड में रखनी है कि आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो एक खास किस्म के एनवायरनमेंट या एक खास किस्म की कंडीशंस के ऊपर वर्क क्यों करती हैं? बिकॉज कंडीशंस को चेंज करने से उनकी ये जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं ये क्या हो सकती हैं? ब्रेक हो सकती हैं। और अगर ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस ब्रेक हो गई तो प्रोटीन अपनी फंक्शनली एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, सो इसीलिए हमारे पास जो है वो जब हम लैब्स के अंदर किसी प्रोटीन को स्टडी करते हैं तो पहले उसके टर्शरी स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की एक स्ट्रेटेजी क्या है कि हम प्रोटीन को हाईली रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं। उसके अंदर बीटा मार्केप्टोएथेनॉल एक केमिकल है जो ऐड करवाया जाता है जो कि उसके जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। सो इस तरह से मल्टीपल डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बाद हम प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं और उसे ब्रेक करना इजी क्यों है? क्योंकि उसमें नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस है और उसके बाद हम उसको जो है वो सीक्वेंस करते हैं कि इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हैं। Okay, there are some features of general features of amino acids. For example, आप स्लाइड्स में इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये एक्चुअली रेपिटेशन कि हम लोगों ने अभी तक जो है वो कायरलिटी की जब बात की थी तो हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि हमारे जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनमें से सिर्फ एक अमाइनो एसिड ऐसा है जिसका अल्फा कार्बन एटम कायरल नहीं है और वो कौन सा अमाइनो एसिड था? ग्लाइसिन। और उससे हमने क्यों एक कायरल कहा था? बिकॉज उसकी साइड चेन में भी हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जो है वो अमाइनो एसिड के साथ प्रेजेंट होता है। सो हमने कायरलिटी की डेफिनेशन ही ये की थी कि कोई भी ऐसा कार्बन एटम जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है उसे कायरल कार्बन कहते हैं। सो ग्लाइसिन के केस में चूंकि आपके 2 हाइड्रोजन थे, 2 सिमिलर ग्रुप्स थे, तो आपने इसको क्या कहा था? एक कायरल। और स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के बाद हमें इस चीज का आइडिया हुआ है कि क्योंकि सब अमाइनो एसिड की साइड चेन्स दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट है, जो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनकी साइड चेन सिमिलर नहीं है, इट मींस कि ग्लाइसिन के अलावा बाकी सारे अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? कायरल होंगे। न्यूट्रल सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? न्यूट्रल उन्हें इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज उनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, पोलर तो वो है, सिस्टीन आपके पास पोलर है लेकिन आप उससे क्या कहेंगे? दिस इज न्यूट्रल। सो सिस्टीन एंड मिथियोनिन आपके पास 2 अमाइनो एसिड्स हैं सल्फर कंटेनिंग और अब हम इस चीज को उससे भी फेमिलियराइज हो चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टीन एंड सिस्टाइन। सिस्टाइन इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ सिस्टीन। Then hydroxyl group containing amino acids, we have 3 amino acids जिनके साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, serine, tyrosine and threonine. Amino acids with amide group in their side chains, glutamine and asparagine. और इनके पेरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ग्लूटामिक एसिड एंड aspartic acid. उसके बाद है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एलानिन और एलानिन के साथ अगर फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा उसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? फिनाइल एलानिन। टायरोसिन की स्पेशलिटी क्या है कि इसका स्ट्रक्चर फिनाइल एलानिन जैसा ही है लेकिन उसमें 4th पोजीशन के ऊपर क्या है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो इट इज हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म ऑफ फिनाइल एलानिन। ठीक है, देन ट्रिप्टोफैन इसके अंदर इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। प्रोलीन एक अमाइनो एसिड नहीं है बल्कि इम्यूनो एसिड है। इन पॉइंट्स को हम लोग जो है वो ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं।
अब हमारे पास अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की एक और स्ट्रेटेजी है। वैसे तो हम 2 से 3 स्ट्रेटेजीज और भी हैं, जिसमें आपके पास आती है कीटो अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। लेकिन हम लोग अभी ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो साइड चेन की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन देख ली। साइड चेन पोलर है तो अमाइनो एसिड पोलर है, साइड चेन में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो अमाइनो एसिड एसिडिक है, साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप है तो अमाइनो एसिड पोलर है। अब हम इनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बेस पे क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू हम अमाइनो एसिड्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। There are some amino acids which are non-essential amino acids. ये non-essential amino acids क्यों हैं? Because हमारी बॉडी के अंदर ऐसे पाथवेज अवेलेबल हैं या ऐसे प्रिकर्सर्स अवेलेबल हैं जो कि अल्टीमेटली इन अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करवा सकते हैं। लाइक आपके पास एक non-essential amino acid की एग्जांपल अगर मैं देती हूँ तो इट इज एलानिन, और एलानिन जो है वो बन सकता है फ्रॉम पायरोवेट। यानी आपके पास अगर बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट के अंदर पायरोवेट अवेलेबल है तो यू हैव एन एंजाइम एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज जो कि इस पायरोवेट के ऊपर अमाइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस करा के इसे किसमें कन्वर्ट कर सकता है, एलानिन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इसी तरह से हमारे कुछ टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं जो अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करवा सकते हैं, लाइक अल्फा कीटोग्लूटारेट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए साइकिल। और ब्रेन के अंदर हमारे पास ऐसी मशीनरी है, बाकी सेल्स के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा लिटरेचर में ब्रेन के हवाले से रिपोर्ट हुई है क्योंकि ब्रेन जो है वो ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिन की ज्यादा कंसंट्रेशन को प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है ये हम लोग बायोकेमिस्ट्री 2 में इन डिटेल देखेंगे। सो टीसीए साइकिल का एक इंटरमीडिएट है अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड वी हैव एन एंजाइम जो कि इस अल्फा कीटोग्लूटारेट को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकता है, ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट है, ऑक्सैलो एसीटेट भी आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू एस्पार्टेट। सो जितने भी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इन्हें नॉन एसेंशियल इसलिए कहा जाता है बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इंटरमीडिएट ऐसा अवेलेबल है या हमारे पास ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम इन अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी से कोप अप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी अमाइनो एसिड जो कि नॉन एसेंशियल है उसकी बॉडी के अंदर क्वांटिटी कम हो रही है तो वो मैनेजेबल है। आपके पास प्रिकर्सर्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रुकने नहीं देंगे बल्कि इन अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करवा देंगे। सो दीज अमाइनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल which means कि अगर आप इन्हें डाइट में कंज्यूम नहीं भी करते तो बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज हो सकते हैं। There are some amino acids which are essential amino acids. उन्हें essential इसलिए कहा जाता है बिकॉज आपकी डाइट में इन अमाइनो एसिड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Essential amino acids इनका होना क्यों जरूरी है, बिकॉज आपके पास ऐसे एंजाइमेटिक मशीनरी अवेलेबल नहीं है, ऐसे पाथवेज अवेलेबल नहीं है जो कि इन अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करा सके। ये अमाइनो एसिड्स या तो आपको प्लांट सोर्सेज से मिलेंगे या फिर आपको कहां से मिलेंगे, एनिमल सोर्सेज से मिलेंगे। यानी प्लांट्स और एनिमल्स में तो इनकी बायोसिंथेसिस के पाथवेज अवेलेबल है, वो इन्हें बनाएंगे और हम इन प्लांट्स और एनिमल्स को एज अ फूड कंज्यूम करके अपने अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए ये अमाइनो एसिड्स क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। बिकॉज हम जब तक उन प्लांट्स और एनिमल्स को कंज्यूम नहीं करेंगे हमारी बॉडी के अंदर उन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी और प्रोटीन की बायोसिंथेसिस भी जो है वो इनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है। देयर आर सम अमाइनो एसिड्स जो कि इंटरमीडिएट क्लास में आते हैं जिनको हम कहते हैं कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड। जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि ये अमाइनो एसिड्स कुछ खास कंडीशन में, वैसे तो ये नॉन एसेंशियल है, बॉडी में बना रही है, लेकिन कुछ खास कंडीशन के अंदर ये एसेंशियल बन जाती है।
लाइक किसी किस्म की इंजरी हो गई है बॉडी में और प्रोटीन की सिंथेसिस नॉर्मल से ज्यादा होना शुरू हो गई। जितने अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी बना सकती है, सपोज आपके पास यहाँ पे मैं आर्जिनिन की एग्जांपल लेती हूँ कि आर्जिनिन इज यूजुअली अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड व्हिच मींस के बॉडी इसको बना सकती है, मैनेज कर सकती है। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई इंजरी हो गई है, प्रोटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गया और उनकी जो है वो जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होनी है, तो जितना आर्जिनिन बन सकता था अब उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई है, एक्सीड हो गई है और आपके पाथवे से उसकी प्रोडक्शन लिमिटेड प्रोडक्शन है। सो इस केस में आपका ये जो आर्जिनिन है ये एसेंशियल अमाइनो एसिड बन जाएगा, तब तक एसेंशियल रहेगा जब तक आपकी वो इंजरी जो है वो रिपेयर नहीं होगी। सो एक खास कंडीशन के अंदर आपके जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में। या फिर इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड है और एंजाइम्स को वर्क करने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं और कोफैक्टर्स कहां से आते हैं, विटामिन से। अगर आप कोई खास किस्म के विटामिन का इंटेक नहीं कर रहे, विटामिन के हो गया, विटामिन बी हो गया, जो कि इस अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, तो इसका मतलब है कि आप बॉडी उस अमाइनो एसिड को बनाना छोड़ देगी बिकॉज आपकी डाइट में वो विटामिन नहीं है। सो इस केस में भी ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड, बिकॉज जब तक आप वो विटामिन का इंटेक नहीं करेंगे तब तक वो कंडीशनली एसेंशियल है। जैसे ही विटामिन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी तो आपका पाथवे जो है वो दोबारा से आर्जिनिन को बनाना स्टार्ट कर देगा। सो एक खास कंडीशन में आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बन सकते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। There are some amino acids which are uncommon amino acids. आप लोगों को स्टार्टिंग में याद होगा मैंने कहा था कि नेचर में तकरीबन 300 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो रिपोर्टेड हैं, जिनमें से 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन का पार्ट है। अनकॉमन या मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स की बात कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अनकॉमन या फिर मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स। बच्चों पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस का वर्ड सुना हुआ है, क्या होती है? ट्रांसलेशन होने के बाद जो मॉडिफिकेशन आता है स्ट्रक्चर। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। और ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स या वैसे कॉन्जुगेटेड बायोमॉलिक्यूल्स, बिल्कुल दो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। सपोज आपके पास जो है डीएनए के पास किसी खास प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन थी, डीएनए ने वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसफर की, मैसेंजर आरएनए से वो इंफॉर्मेशन किसमें ट्रांसफर होगी, प्रोटीन्स में। दिस इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। सपोज ये मैं इंसुलिन की सीक्वेंस यहां पे ड्रॉ कर रही हूं। अब ये प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म में जाने के लिए एक तो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट होना जरूरी है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना जरूरी है, इसकी प्रॉपर जो फोल्डिंग है वो होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनकी मॉडिफिकेशन होती है, यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो गया। ट्रांसलेशन का प्रोसेस यूजुअली आपका मैसेंजर आरएनए अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी ट्रांसलेट होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज ट्रांसलेशन। लेकिन समटाइम्स ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन अपनी फंक्शनल फॉर्म में नहीं आती, तब तक नहीं आती जब तक एक तो उसकी 3 डायमेंशनल फोल्डिंग नहीं होती और उसके अलावा समटाइम्स इसमें कुछ और ग्रुप्स की अटैचमेंट भी जरूरी होती है। सपोज ये आपकी ऐसी प्रोटीन है जिसने आपके सेल की सरफेस में प्रेजेंट किसी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करना है, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि ये अगर इंसुलिन है तो इंसुलिन ने किसके साथ इंटरेक्ट करना है, इंसुलिन रिसेप्टर। और रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इसके किसी खास अमाइनो एसिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का अटैच होना जरूरी है। सो ये इसकी क्या हो गई, मॉडिफिकेशन। यानी पहले प्रोटीन की एक लीनियर अमाइनो एसिड सीक्वेंस बनी और सीक्वेंस के बाद उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो ग्रुप्स रिक्वायर्ड थे वो उस पे क्या कर दिए गए, अटैच करवा दिए गए। सो अब आपका ये जो इंसुलिन हार्मोन है
ये आके रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा, बिकॉज रिसेप्टर ने सिर्फ इस कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को रिकॉग्नाइज करना है। तो ये इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके साथ क्या चीज डेवलप कर लेगी, इंटरेक्शन। इट मीन्स के प्रोटीन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक तो अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है, उसके अलावा उसमें जो नॉन प्रोटीन ग्रुप्स की अटैचमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल modification, which means the modifications of protein after its translation, after its production. हमारी बॉडी के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं, नेचुरल अमाइनो एसिड्स, जो कि मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनकी ट्रांसलेशन होती है। लाइक अगर आप कोलेजन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखो, इसके अंदर आपके जो लाइसीन और प्रोलीन अमाइनो एसिड्स हैं वो हाइड्रोक्सिलेटेड होते हैं, यानी लाइसीन हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सीलाइसीन। इसी तरह से आपका जो प्रोलीन है वो किस फॉर्म में होगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। हाइड्रोक्सीलाइसिन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन, जैसे आपको नेम से ही पता चल रहा है कि ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस, सपोज आपके पास यहाँ पे लाइसीन है और लाइसीन की साइड चेन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, ब्यूटाइल अमोनियम ग्रुप ना। सो ब्यूटाइल अमोनियम ग्रुप के साथ साथ वहां पे एक एडिशनल कौन सा ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। इट मींस कि आपका जो नॉर्मल लाइसीन है अब वो मॉडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जो नॉर्मल लाइसीन था वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, हाइड्रोक्सिलेटेड लाइसीन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि ये मॉडिफिकेशन जरूरी क्यों है। लाइक आप अगर यहाँ पे स्लाइड से इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पे ये चीज मेंशन है कि हाइड्रोक्सीलाइसिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोटीन आर फाउंड इन द कोलेजन एंड जेलाटिन प्रोटीन्स। सिमिलरली आपका जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं प्रोथ्रम्बिन, उसमें गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो आपके पास मसल की प्रोटीन्स है मायोसिन, उसमें एन मिथाइल लाइसिन प्रेजेंट होता है, विच मींस के इसमें जो लाइसिन का अमाइनो ग्रुप है उसके ऊपर आके कौन सा ग्रुप अटैच होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। अगर हम यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, इन प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि हमें ये पता है कि क्लॉटिंग के अंदर विटामिन्स और इसके अलावा कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में। अब कैल्शियम जो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है, गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड, उस ग्लूटामिक एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ना। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ ग्लूटामिक एसिड का और गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे आपके पास एडिशनल कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये तो ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन इस केस में आपके पास एक और जो एसिडिक ग्रुप है वो साइड चेन में प्रेजेंट होता है। सो ये एडिशनल नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये इसकी इंटरेक्शंस विद कैल्शियम एंड विटामिन के उसके लिए जरूरी है। इट मींस कि जो प्रोटीन्स हैं वो अपने अमाइनो एसिड्स को मॉडिफाई क्यों करती हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड उनके फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। यानी अगर आप बात करते हैं हाइड्रोक्सीलाइसिन की और हाइड्रोक्सीप्रोलीन की, ये कोलेजन का पार्ट है, और कोलेजन आपके पास एक जो है वो ऐसा कंपोनेंट है, आप इसे कहते हैं कि ये बोन्स का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। सो बोन्स में आपके पास ये हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज वहां पे जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके साथ इंटरेक्शंस बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्सिलेटेड अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन अपने ऊपर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, उसके ऊपर कुछ एडिशनल ग्रुप्स अटैच करवा सकती है। अमाइनो एसिड्स वही स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन उन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की साइड चेन पे कुछ अनयूजुअल या अनकॉमन ग्रुप्स जब आके अटैच हो जाएंगे तो इसको हम कहेंगे कि दीज आर दी मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स, और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। बिकॉज ये जो आपके पास ग्रुप्स आके लगते हैं ये हमेशा ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद लगते हैं।
ठीक है, पहले प्रोटीन बनेगी और उसके बाद उसमें ये मॉडिफिकेशन होगी। ये तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की मॉडिफिकेशन हो गई, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि कभी भी प्रोटीन का पार्ट नहीं होते। ये तो हमने पढ़े है ना कि ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन सिर्फ इनकी साइड चेन के अंदर। जी बच्चे, ये आपकी ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद या तो साइटोसोल में हो सकती है या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनेली के अंदर हो सकती है, ठीक है, जैसे गोल्जी एपरेटस के अंदर हो सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो सकती है। ये तो आपके जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उन्हीं की साइड चेन के अंदर कोई एडिशनल ग्रुप आके अटैच हो गया ना, इसको हम कहेंगे दीज आर द मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स, बट देयर आर सम अमाइनो एसिड्स व्हिच आर नॉन स्टैंडर्ड या फिर अनकॉमन अमाइनो एसिड्स, जिसमें एक एग्जांपल है ऑर्निथिन। क्या ऑर्निथिन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में यूज होता है? नहीं। ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड नहीं है ना, ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। और ये जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, इनकी कुछ सेल के अंदर या बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर यूज नहीं होते, बल्कि सब एडिशनल टास्क को परफॉर्म करते हैं, जिसमें दो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, सिट्रुलिन एंड ऑर्निथिन। और ये दोनों अमाइनो एसिड जो हैं ये यूरिया साइकिल के अंदर यूज होते हैं। प्रोटीन फॉर्मेशन में इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे यूज होंगे? यूरिया साइकिल में, जहां पे ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में क्या होते हैं? यूज होते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग अमाइनो एसिड्स की टाइट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और हम ये देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं या नहीं। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने वीक एसिड की टाइट्रेशन करवाई थी तो वहां पे मैंने बार बार इस पॉइंट को जिक्र किया था कि इस कॉन्सेप्ट को या यहां से निकलने वाले पॉइंट्स को हमने आगे प्रोटीन्स के ऊपर भी अप्लाई करना है। सो दिस इज द मोमेंट जब हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो हमने पीछे वाटर के आयनाइजेशन में अंडरस्टैंड किए थे अमाइनो एसिड्स पे अप्लाई करेंगे और डिफरेंट पीएच ऑफ सॉल्यूशन का इफेक्ट ऑन द आयनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स पे ऑब्जर्व करेंगे। सो नेचुरली हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल हैं। मैं अभी उन अमाइनो एसिड्स की बात कर रही हूँ जिनकी साइड चेन में जो है वो आप कह लें कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ उन अमाइनो एसिड्स की बात कर रही हूँ जिनकी साइड चेन या तो वैसे पोलर है या उसमें हाइड्रोजन या फिर दूसरे हाइड्रोफोबिक ग्रुप प्रेजेंट है। अभी साइड चेन में मैं कह रही हूँ कि कोई भी आयनाइजेबल ग्रुप नहीं है। आयनाइजेबल ग्रुप्स किन्हें कहते हैं? ऐसे ग्रुप्स जो कि या तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं। अभी मैं साइड चेन में किसी भी किस्म का आयनाइजेबल ग्रुप नहीं रखूंगी, यानी साइड चेन की वजह से ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा ना तो प्रोटॉन क्या होगा? रिलीज होगा। पहले हम जो वैसे हमारे पास जनरल एक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद हम साइड चेन के अंदर आयनाइजेबल ग्रुप को रख के इस चीज को जो है वो आगे लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसे सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन में नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं, लाइक मैं यहाँ पे ग्लाइसिन की एग्जांपल ले लेती हूँ। ग्लाइसिन की साइड चेन क्या है? नॉन आयोनाइजेबल है, बिकॉज ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, प्रोटॉन को रिलीज नहीं कर सकती। अब यहाँ एलानिन की एग्जांपल आप ले लें। इस अमाइनो एसिड के अंदर जो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसमें से एक ग्रुप तो मेरे पास वीक एसिड है और दूसरा ग्रुप क्या है? वीक बेस। अब अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर का पॉइंट याद हो जिसमें हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी, वीक एसिड की एक्चुअली टाइट्रेशन कर्व को डिस्कस किया था और हमने उससे कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि कोई भी वीक एसिड की एबिलिटी क्या होती है? प्रोटॉन को रिलीज करना ना, डोनेट करना। हमने ये चीज पढ़ी थी कि एसिडिक एसिड हमेशा किसी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन रिलीज करेगा जिस सॉल्यूशन की पीएच एसिड की pKa वैल्यू के या तो इक्वल है या फिर उसकी पीएच उसकी pK वैल्यू से क्या है? ज्यादा है। दूसरी तरफ जो वीक बेस है उसमें हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, इसको बेशक हम लोगों ने स्टडी नहीं किया था लेकिन मैंने वैसे आप लोगों को ये चीज जो है वो करवाई थी कि कोई भी वीक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल तब रखती है। बेस उसे कहते हैं ना जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। वीक बेस हमेशा प्रोटॉन को एक्सेप्ट तब करेगी
जब वो किसी ऐसे सोल्यूशन में प्रेजेंट है जिसकी पीएच उसकी पी के वैल्यू के या तो इक्वल है या उसकी पीएच उसकी पी के वैल्यू से क्या है, कम है। यानी जैसे ही पीएच पी के वैल्यू से बढ़ गई तो बेस एज अ बेस एक्ट नहीं करेगी, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन को देखते हैं और हम ये चीज कंक्लूड करते हैं कि वाई नेचुरल अमाइनो एसिड्स अपनी न्यूट्रल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, या बॉडी के अंदर हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं वो ज़्विटर-एंटी फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम किन अमाइनो एसिड्स की बात करें, ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं, जिनमें हम लोग सिर्फ इन दो फंक्शनल ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं, वीक एसिड एंड वीक बेसिक ग्रुप। अब अगर हम इनकी टाइट्रेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और मैंने बिल्कुल जैसे पहले हम लोगों ने वाटर की टाइट्रेशन की बात की थी उसी तरह से हम इस चीज को देख लेते हैं और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम जो नेचुरल हम लोगों ने इससे पहले वीक एसिड वाला पढ़ा था उसमें एक बफरिंग जोन पढ़ा था, लेकिन इस केस में हम लोग दो बफरिंग जोन्स को ऑब्जर्व करेंगे। टाइट्रेशन का आइडिया तो है ना कि यहाँ पे आपने एक तरफ पीएच को लेना है और दूसरी तरफ आपने OH नेगेटिव आयंस जो इक्विवेलेंट्स हैं उनको देखना है और ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि किस मीडियम के अंदर आपकी जो है वो एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा और किस मीडियम के अंदर जो है वो बेस ने प्रोटॉन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। सपोज हम टाइट्रेशन कर्व को यहाँ वेरी फर्स्ट पॉइंट से स्टडी करना शुरू कर रहे हैं और ये टाइट्रेशन कर्व हम देखते हैं कौन से अमाइनो एसिड की, ग्लाइसिन की। सो मैं ऊपर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर रही हूं। इस केस में मैं इन दोनों ग्रुप्स को जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ, वीक एसिड एंड वीक बेसिक ग्रुप। ओके, इस टाइम अगर आपके सॉल्यूशन की पीएच 0 है, मैं आपको इन दोनों ग्रुप्स की पीके वैल्यूज बता देती हूँ ताकि आप इनका बिहेवियर भी साथ साथ देखते जाएं। इस केस में आपके पास जो ग्लाइसिन है, दोनों आयोनाइजेबल ग्रुप्स की मैंने पीके वैल्यूज बता दी हैं और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये चीज भी देखी है कि हमेशा, इसको मैं साइड पे लिख रही हूँ, कि एसिड हमेशा अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा जब सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू के इक्वल है या सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। और बेस हमेशा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी या एज अ बेस एक्ट करेगी जब सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू के इक्वल है या सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू से क्या है, कम है। सो इस केस में हम पहले एसिटिक एसिड का बिहेवियर देख लेते हैं। चूंकि सॉल्यूशन की पीएच 0 है और एसिटिक सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, 0, और एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू कितनी है, 2.34। तो क्या एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा? नहीं करेगा ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिक ग्रुप है उसका बिहेवियर क्या होगा। सॉल्यूशन की पीएच 0 है और अमाइनो ग्रुप की जो पीके वैल्यू है वो कितनी है, 9.60। क्या ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा? करेगा। इट मींस कि जब आपने स्टार्ट लेना है टाइट्रेशन का तो आपका जो अमाइनो एसिड है वो फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म मींस कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास भी प्रोटॉन अवेलेबल है और अमाइनो ग्रुप भी जितने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उसने किए हुए हैं। सो दिस फॉर्म इज फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म। ये फॉर्म पीएच 0 से स्टार्ट हुई है और ये पीएच 2.34 तक ऐसे ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इस पीएच तक आपकी जो आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं उनका बिहेवियर यही रहेगा। जैसे ही सॉल्यूशन की पीएच 2.34 पे पहुंची, एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करना शुरू कर देगा ना, बिकॉज एसिड के लिए हमने क्या कंडीशन देखी है कि ये प्रोटॉन रिलीज करेगा जब सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू के इक्वल है या सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब है कि 2.34 की पीएच से एसिटिक एसिड हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही रहेगा।
एसिटिक एसिड हमेशा डीप्रोटोनेटेड ही रहेगा बिकॉज 2.3 की पीएच पे उसकी पीएच वैल्यू पीके वैल्यू के बराबर है, और जैसे जैसे पीएच इससे बढ़ती जाएगी तो हमें पता है कि हाई पीएच पे भी इसने क्या करना है, अपना प्रोटॉन डोनेट करना है। सो फ्रॉम नाउ ऑन आपका जो एसिटिक एसिड है वो अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि कौन सी फॉर्म में होगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अमाइनो ग्रुप की बात करते हैं तो अमाइनो ग्रुप का बिहेवियर अभी भी पहले जैसा ही है। अमाइनो ग्रुप में आपकी सॉल्यूशन की पीएच चूंकि पीके वैल्यू से कम है, इट मींस कि ये प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, एज अ बेस एक्ट कर सकता है। सो इट मींस कि इस पीएच वैल्यू के ऊपर आपका एसिड एज अ एसिड एक्ट कर रहा है और बेस भी एज अ बेस एक्ट कर रहा है। ये ग्रुप जो है वो इस फॉर्म में होगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में, और ये ग्रुप कौन सी फॉर्म में होगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। ऐसे है ना। सो यहाँ पे अगर साथ साथ हम इसको थोड़ा बहुत लेबल भी करते रहे कि इस पोर्शन तक आपका जितना अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही आपकी पीएच यहां से थोड़ी सी एक्सीड करेगी, अब आपके सॉल्यूशन के अंदर जो है वो बफरिंग जोन आएगा, बिकॉज हमने ये कहा था कि बफरिंग जोन हमेशा तब आता है जब प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों अवेलेबल हो। सो इस केस में पीएच 2.3 के ऊपर एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करना शुरू कर देगा, लेकिन डेफिनेटली सारा एसिटिक एसिड तो एक साथ प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा ना। हमने ये चीज पढ़ी थी कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोटॉन का रिलीज होगा, और आपके पास ये जो जोन है इसमें प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। सो इस रीजन के अंदर आपका जो अमाइनो एसिड है उसमें कौन सी फॉर्म्स अवेलेबल होंगी, प्रोटॉन डोनर एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी इस केस में आपके पास जो ग्लाइसिन है उसकी ये प्रोटॉन डोनर फॉर्म ये भी प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ इसी ग्लाइसिन की प्रोटॉन एक्सेप्टर वाली जो फॉर्म है ये भी प्रेजेंट होगी। ऐसे है ना, इस रीजन में आपकी ये दोनों फॉर्म्स अवेलेबल। ये ट्रेंड आपका चलता रहेगा और कहां तक चलेगा, पीएच 9.6 तक। यानी यहां पे आपके पास ये बफरिंग जोन आया, और बफरिंग जोन के बाद जैसे ही आपका ये जो है वो पीएच यहां से एक्सीड होगी 9.6 तक सपोज अब पीएच चाहिए। एसिड का बिहेवियर क्या होगा, रिलीज करता रहेगा, एसिटिक एसिड अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में ही रहेगा। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि आपकी जैसे ही सॉल्यूशन की पीएच 9.6 तक है, इस केस में जो अमाइनो ग्रुप है ये अभी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जैसे 9.6 से सपोज 10 पे चली गई, 10 पीएच के ऊपर एसिटिक एसिड का बिहेवियर तो सेम रहेगा, लेकिन जो आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना छोड़ देगा। अमाइनो एसिड किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर रहेगा। यानी स्टार्ट से लेके पीएच 10 तक जब आपके सॉल्यूशन की पीएच अमाइनो ग्रुप की जो पीके वैल्यू से कम थी, तब तक आपके अमाइनो ग्रुप ने मीडियम से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, लेकिन जैसे ही पीएच आपकी पीके वैल्यू से बढ़ गई तो अमाइनो ग्रुप आप प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एज अ बेस एक्ट नहीं करेगा। सो पीएच 10 के ऊपर आपके अमाइनो एसिड की फॉर्म क्या होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नेगेटिव, और अमाइनो ग्रुप आपके पास NH2 की फॉर्म में हो, और ये फॉर्म फिर आगे ऐसे ही चलती रहेगी। यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, इसको मैं अभी इन डिटेल बताती हूँ यहाँ स्लाइड से, कि आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं इन पे चार्ज चेंज हो सकता है। अमाइनो एसिड्स 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब सॉल्यूशन की पीएच बहुत कम थी और अमाइनो एसिड फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म में था तो इस पे ओवरऑल चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अमाइनो एसिड की कौन सी फॉर्म प्रीडोमिनेंट थी, कैटायनिक फॉर्म। मिड पॉइंट में जब आपका प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है एक दूसरे के इक्वल हुए तो यहाँ पे आपकी कौन सी फॉर्म प्रीडोमिनेंट होना शुरू हो गई, न्यूट्रल फॉर्म, ज्विटर आयनिक फॉर्म। और ये क्यों थी, बिकॉज इसमें आपका
बेस जो है वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और एसिड एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है। और जैसे ही सोल्यूशन की पीएच बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई, उस केस में आपके अमाइनो एसिड के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या था? -1। और इस केस में अमाइनो एसिड की कौन सी फॉर्म थी? एनायनिक फॉर्म। सो अमाइनो एसिड जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन अपनी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, हमेशा ज्यूटायनिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन हमारी बॉडी की जो पीएच है विच इज पीएच 7, उसके ऊपर अमाइनो एसिड किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? बच्चों ये टाइट्रेशन कर जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया बोर्ड से, उन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप लोग यहाँ से देखिएगा कि जब आपने टाइट्रेशन को स्टडी करना शुरू किया, उस केस में आपका सारा का सारा ग्लाइसिन जो है वो केटायनिक फॉर्म में था। क्यों केटायनिक फॉर्म में था ये हम देख चुके हैं, क्योंकि सॉल्यूशन की पीएच ऐसी है जिसपे एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता, जबकि जो अमाइनो ग्रुप है वो प्रोटॉन को क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है। सो ये आपके पास फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे पीएच एक्सीड होती जाएगी और पीएच 2.3 पे पहुंचेगी तो ये आपके पास यहाँ पे मिड जोन आ गया, बफरिंग रीजन स्टार्ट हो गया। क्यों बफरिंग रीजन स्टार्ट हो गया? बिकॉज इसमें आपका जो एसिटिक एसिड है, सॉरी ग्लाइसिन है, इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये प्रोटॉन को रिलीज करना शुरू हो गया। और ये प्रोटॉन को अगर रिलीज करना शुरू हो गया, इट मींस कि ये वो पॉइंट है जिसमें आपके सॉल्यूशन के अंदर ग्लाइसिन की फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म भी प्रेजेंट है और ग्लाइसिन की ज्यूटायनिक फॉर्म या न्यूट्रल फॉर्म भी प्रेजेंट है। इट मींस कि इस पॉइंट के ऊपर प्रोटॉन डोनर एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों फॉर्म्स अवेलेबल हैं। सो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द बफरिंग रीजन। और यहाँ पे बफरिंग एबिलिटी किसकी वजह से? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से, बिकॉज अमाइनो ग्रुप यहाँ पे जो है वो अपनी उसी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है जिस फॉर्म में वो पहले था, स्टार्ट में था। यहाँ पे आपकी बफरिंग एबिलिटीज किस ग्रुप की वजह से? वीक एसिड की वजह से, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से। जैसे सॉल्यूशन की पीएच 2.3 से एक्सीड करती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका जितना भी जो है वो प्रोटॉन डोनर वो सारे का सारा जो है वो प्रोटॉन को रिलीज कर देगा और आपका अमाइनो एसिड किस फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा? ज्यूटायनिक फॉर्म में। यानी इस पीएच से लेके यहाँ तक आपका अमाइनो एसिड जो है, यहाँ पे आप लोगों को अगर वाटर वाली स्लाइड्स याद हो तो आपने ये चीज पढ़ी थी कि जैसे बफरिंग रीजन खत्म होता है तो आपका एक्चुअली प्रोटॉन डोनर जो है वो सारा यूज हो जाता है। जितने प्रोटॉन को रिलीज करता था वो सारे के सारे क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। और आपके पास प्रीडोमिनेंट फॉर्म कौन सी आती है? प्रोटॉन एक्सेप्टर की। सो यहाँ पे भी जैसे ही ये बफरिंग रीजन एंड होगा, इट मींस कि इन दोनों में से ये वाली फॉर्म कंज्यूम हो चुकी है। इसके बाद जितने प्रोटॉन्स थे उसने क्या करनी है? डोनेट करनी है। और अब आपके पास सॉल्यूशन है ग्लाइसिन की कौन सी फॉर्म है? न्यूट्रल फॉर्म है या ज्यूटायनिक फॉर्म है। यहाँ से आपके पास पीएच 9.6 तक किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसी पीएच है जिसके ऊपर आपके वीक एसिड का बिहेवियर भी यही रहेगा और वीक बेस का बिहेवियर भी यही रहेगा। सो आपके सॉल्यूशन की पीएच 2.34 से लेके जैसे ही 9.6 तक होगी तो इस केस में आपके पास जो है वो ओवरऑल अमाइनो एसिड की कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी? ज्यूटायनिक या न्यूट्रल फॉर्म। जैसे ही पीएच 9.6 से एक्सीड करेगी तो अब अमाइनो एसिड के चार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का अपनी एक ही फॉर्म में रहेगा, बिकॉज जैसे ही पीएच 2.34 से एक्सीड की कार्बोक्सिलिक एसिड के बिहेवियर में चेंज नहीं आना। क्यों चेंज नहीं आना? बिकॉज उसने अब अपना प्रोटॉन रिलीज ही करना है, बिकॉज सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू से क्या है? ज्यादा है। सो अब आपका अमाइनो ग्रुप अपना बिहेवियर चेंज करेगा। जैसे ही सॉल्यूशन की पीएच 9.6 से एक्सीड की तो अमाइनो ग्रुप जो प्रीवियसली अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में था, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोटॉन को क्या करना शुरू कर देगा? रिलीज करना शुरू कर देगा। और ये चेंज भी आपका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता है। इस जोन में आपके पास अगेन प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज आप अमाइनो ग्रुप अपना प्रोटॉन क्या करना शुरू हो गया? रिलीज करना शुरू हो गया। और जैसे ही आपकी पीएच जो है वो यहाँ से एक्सीड करेगी तो सारे का सारा अमाइनो ग्रुप अपने प्रोटॉन रिलीज कर देगा। और जैसे ही सारे प्रोटॉन रिलीज होंगे तो अमाइनो एसिड की कौन सी फॉर्म प्रीडोमिनेंट होगी? यहाँ पे एनायनिक फॉर्म। इट मींस कि दो आपके पास जो बफरिंग ग्रुप्स हैं उनकी वजह से आप इस टाइट्रेशन कर्व में दो बफरिंग जोन्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इन दोनों जोन्स के अंदर एक केस में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर फॉर्म अवेलेबल थी,
और दूसरे केस में आपके पास अमाइनो ग्रुप की प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर फॉर्म अवेलेबल है। सो जब भी किसी वीक एसिड या वीक बेसिक की दोनों फॉर्म्स किसी सोल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो उस रीजन को क्या कहते हैं? बफरिंग रीजन। सो इस वजह से आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो दो तरह के जोन्स दिखाते हैं, बिकॉज उनके पास दोनों तरह के ग्रुप्स हैं, वीक एसिड भी और वीक बेसिक ग्रुप भी।